हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से मेट जी का प्रणाम। तो बच्चों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अभी तक हम लोगों ने सीखा था कि बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब, बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, कैसे बायोटेक्नोलॉजी काम करता है, मतलब कैसे बायो में टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया, कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद हम लोग नए ऑर्गेनिज्म को में उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें हम लोग सीखे थे कि ऐसे डीएनए को मॉडिफाई किया गया, ऐसे चीज़ों को नया बनाया गया। अब यहाँ उसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ना है। हम लोग कैसे चीज़ों को समझेंगे कि ये हमारा जो ऑर्गेनिज्म में ये डीएनए डाले हैं, तो डीएनए में कैसे काम कर रहा है, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उससे हमको क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत में ही बात किया था कि बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो हमारे हमारे फ़ायदे के लिए है। तो बायोटेक्नोलॉजी जब भी हम पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो ह्यूमन के बेनिफिट के लिए हो। तो वैसे ही यहाँ जो बायोटेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये ह्यूमन के बेनिफिट में क्या, कैसे कैसे, किस किस फील्ड में इसका यूज़ है, तो उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन के थ्रू। हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन कैसे है। जैसे कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए तो हमारे लिए कैसे फ़ायदा दे रहा है, कोई नया मेडिसिन बनाए तो हमारे लिए कैसे फ़ायदा दे रहा है, तो कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो हमारे लिए कैसे फ़ायदे दे रहे हैं, हमारे लिए किस लेवल तक वो फ़ायदे दे रहे हैं, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन। तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि एप्लीकेशन क्या क्या है, किस किस फील्ड में एप्लीकेशन है। तो सबसे पहला जो है फील्ड में एप्लीकेशन है वो बायोफार्मास्यूटिकल्स एरिया में थेरेपेटिक्स यूज़ है, डायग्नोस्टिक यूज़ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाते हैं हम लोग, प्रोसेस्ड फूड बनाते हैं, बायो रेमेडिएशन करते हैं, वेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन। ये डिफरेंट हमारे एरिया है, जिस एरिया में हमारे बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है। नई तरह की दवाइयों बनाने में, नई तरह के केमिकल्स बनाने में, डायग्नोस्टिक में हम लोग यूज़ करते हैं। इवन हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाते हैं, प्रोसेस्ड फूड बनाते हैं, बायो रेमेडिएशन की बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से कुछ चीज़ों को सुधार करना, नया नए जो पहले गड़बड़ी थी उसको सही करना, ये बायो रेमेडिएशन में आता है। यहाँ हम लोग सीखेंगे वेस्ट का ट्रीटमेंट कैसे हम लोग करते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे करें, वो सारी चीज़ों को हम लोग इसमें सीखेंगे। तो हम लोग उसी में आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखिए, ये एरिया है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो क्रिटिकल एरिया ऑफ रिसर्च हमारा बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो सबसे पहली बात हमको ये ध्यान रखना है, तो हमको जो प्रोवाइड करना है बेस्ट कैटलिस्ट को, किस लिए कि हमारा जो इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म है वो पूरी तरह से ग्रो कर सके। जैसे हम लोग कोई मान ले माइक्रोब्स बनाए, बैक्टीरिया बनाए, बैक्टीरिया बनाने का मतलब बैक्टीरिया में हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालें, तो रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म वो बन गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन गया है। तो उस कंडीशन में प्रॉपर्ली वो ग्रो कर सके, और प्रॉपर्ली ग्रो करने के अलावा वो उस एंजाइम को प्रोड्यूस कर सके जिससे उसकी ग्रोथ और प्रॉपर हो सके। ठीक है। और दूसरी बात आती है कि उस ऑप्टिमल कंडीशन को देखना कि जिससे वो हमारी काम अच्छे से हो सकें। और तीसरी बात है ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के थ्रू हम लोग जो टेक्नोलॉजी है उसको कैसे जो हम लोग बना रहे हैं वो कैसे प्यूरिफाई कर सकें और कैसे हम लोग यूज़ कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग चीज़ों को बना रहे हैं और उसका यूज़ कैसे किए हैं। तो आगे हम लोग अब देख रहे हैं कि कैसे डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में कैसे हम लोग आगे इसका यूज़ करेंगे। चलिए, तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले एप्लीकेशन पहला हम लोग किसको पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकल्चर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत आसान टॉपिक भी है, और यहाँ से क्वेश्चन भी लगभग हर साल आपके एग्ज़ाम में आ ही जाता है। और ये ऊपर से ये चैप्टर बहुत छोटा है, जो बायोटेक्नोलॉजी हम लोग पढ़े हैं बस उसका एप्लीकेशन ही पार्ट है, कैसे यूज़ हो रहा है उसी को देखना है। तो एग्रीकल्चर में क्या इसका एप्लीकेशन है, चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हम लोग फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। जैसे शुरुआत में क्या हुआ था, जब हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसके पहले की बात करें तो इनिशियल फेज़ में जब हमारी कंट्री को फ्रीडम मिला था, तो उस समय क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो क्रॉप का प्रोडक्शन था वो उतना नहीं था जितनी हमारे उस हिसाब से पॉपुलेशन थी। तो शुरुआत में क्या किए कि केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना शुरू किए, तो केमिकल फर्टिलाइज़र से प्रोडक्टिविटी बढ़ाना शुरू की। तो फिर भी उससे बहुत खास इफेक्ट तो नहीं पड़ा, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने जाके सेमी डॉर्फ वैरायटी हम लोगों ने डेवलप किया। इवन हमारे कंट्री में
जो हमारे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, MS स्वामीनाथन, उन्होंने जो कि एक नॉर्मन ई बॉरलॉग है जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड है, उन्होंने उनसे सेमी डॉर्फ वैरायटी उन्होंने डेवलप किया था। उस सेमी डॉर्फ वैरायटी को इंडिया में लाया और उसको मॉडिफाई करके अपनी कंट्री के हिसाब से सेमी डॉर्फ वैरायटी को डेवलप किया। अब वो सेमी डॉर्फ वैरायटी जब डेवलप हो चुकी है यहाँ पे, तो क्या हुआ कि उस समय प्रोडक्शन तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, लेकिन हम लोग लैंड का जो एरिया है वो तो नहीं बढ़ा सकते ना। लैंड के एरिया लिमिटेड है, लेकिन अभी भी पॉपुलेशन तो समय के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। तो अब हमको एग्रीकल्चर में का प्रोडक्शन और बढ़ाना था। उसको प्रोडक्शन बढ़ाने के कई तरीके थे। जैसे जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद भी क्या कमी रह गई कि जो इंसेक्ट पेस्ट अटैक कर रहे हैं, इससे प्रोडक्शन घट जा रहा है, या क्लाइमेट उस हिसाब का नहीं है, उस क्लाइमेट के हिसाब से हम चीज़ों को, जैसे कम पानी में भी हम लोग कुछ प्लांट को ग्रो करा सकें, या धूप जहाँ पे सॉइल में सॉल्टी सॉइल है तो वहाँ पर प्लांट को कैसे ग्रो करा सके। तो इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए, जैसे जहाँ इंसेक्ट पेस्ट है, सॉइल में सैलेंटी जाता है, ड्रॉट वाला कंडीशन, सूखे वाला कंडीशन है, या उस कंडीशन में भी प्लांट को ग्रो कराने के लिए अब हम प्लांट को मॉडिफाई करना शुरू किए। तो वहाँ से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का हम लोगों ने डिस्कवरी किया, और उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे उससे एफिशिएंसी बढ़ी, कैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ा। तो यहाँ पे देखिए जरा कि एक जो हमारा जो एग्रीकल्चर होता है एग्रोकेमिकल वेस्ट। एग्रोकेमिकल वेस्ट का मतलब होता है उस जिसमें कि हम केमिकल का यूज़ करके एग्रीकल्चर करते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है। दूसरा जो हमारा है, दूसरा हमारा जो होता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जिसमें कि हम लोग प्लांट को बिना मतलब बिना कोई आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र दिए हुए हम लोग क्या करते हैं, प्लांट का प्रोडक्शन करते हैं और क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। जिससे क्या होता है कि प्रोडक्शन तो बढ़ता है, लेकिन उस प्रोडक्शन में क्या हुआ कि हमारे साथ साथ इस प्रोडक्शन में ये चीज़ें नहीं हो पाई कि यहाँ पे एफिशिएंसी उतनी नहीं हो पाई। इस एग्रीकल्चर की एफिशिएंसी उतनी नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि ये कितना एफिशिएंट रहा, क्योंकि यहाँ आर्टिफिशियल केमिकल तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। जब आर्टिफिशियल केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो थोड़ा कम था कंपेरेटिवली एग्रोकेमिकल वेस्ट के। लेकिन फ़ायदा ये था कि यहाँ कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया गया था जो ह्यूमन को हार्म पहुँचा सके। तो तीसरी तरह की हमारी आती है जेनेटिकली इंजीनियरिंग बेस्ड क्रॉप प्रोडक्शन, या जेनेटिकली इंजीनियरिंग बेस्ड हमारा एग्रीकल्चर। तो इससे हमको फ़ायदा क्या हुआ, इससे कई फ़ायदे हुए। फ़ायदा हम लोग डिटेल में समझेंगे, लेकिन पहले बेसिक बात समझते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स थे उनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि उनका जो डिपेंडेंसी है केमिकल्स पे वो कम हो जाए, दूसरा पेस्ट रेजिस्टेंस हो जाए, तीसरा उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाए। तो ओवरऑल हमारा ही फ़ायदा था इस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से। तीनों फ़ायदों को एक साथ अगर देखा गया तो हमारा प्रोडक्शन भी बच रहा है, हमारे पैसे भी बच रहे हैं, हमारा टाइम भी बच रहा है। पैसे किस बेसिस पे बच रहा है, अगर हमको केमिकल्स फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना पड़े तो क्या होगा कि हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र के पैसे भी बचेंगे, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को नहीं यूज़ करने का होगा तो उसके भी पैसे बचेंगे, ओवरऑल प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है तो उससे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो नेट प्रॉफिट हमारा ओवरऑल बढ़ जाता है। तो हम लोग आइए देखते हैं कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग जो क्रॉप है उससे हमको कैसे फ़ायदा होता है। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है उसमें हमारे प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, एनिमल्स हैं, ये जिनके जीन को मैनिपुलेट करके, अल्टर करके या चेंज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग इसका एडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एबायोटिक स्ट्रेस से बचने के लिए बहुत इनको ऐसा डेवलप किया गया है कि ये एबायोटिक स्ट्रेस से आसानी से बच सकें। जैसे एबायोटिक स्ट्रेस क्या है, कोल्ड हुआ, ड्रॉट हुआ, सॉल्ट हुआ, हीट हुआ, इन सब से ये आसानी से बच सके, इसके लिए इनको डेवलप किया गया। उसके बाद क्या आता है कि पेस्ट रेजिस्टेंस होता है, रिड्यूस करते हैं केमिकल और केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज रिड्यूस घट जाता है। जैसे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है, कोई ऐसा प्लांट है डिफरेंट पेस्ट इस पर कोई काम नहीं, अटैक नहीं कर रहे हैं, या इसको इसके लीव्स को इसके प्लांट को नहीं खा रहे हैं, तो ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हो गया। तो उस केस में क्या होगा, हमको उस अगर मान लेते हैं कोई खेत है जहाँ पे कि वो पेस्ट अवेलेबल है, अब वहाँ पे हमको उनको ख़त्म करने के लिए पेस्टिसाइड डालना पड़ेगा। लेकिन अगर पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप है तो उस केस में हमको पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो एक्स्ट्रा हमारा एफर्ट और पैसा दोनों बच जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरा, ये पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस को बचाता है।
पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस का मतलब ऐसे समझिए कि मान लीजिए हमारी खेत है, टमाटर खेती हो रही है, हमको वाराणसी से दिल्ली अपने टोमेटो को ट्रांसफ़र करना है। तो हम टमाटर का को खरीदे, टमाटर खरीद के हम किसी भी गाड़ी में लेके दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन वो ले जाते जाते रास्ते में ही ज़्यादा पक गया है, ज़्यादा पक के ख़राब होने लगा, तो हमारे जाने पर वहाँ क्या होगा, उसकी वैल्यू उतनी नहीं रह जाएगी, या फिर कुछ ख़राब हो गया तो हमारा लॉस होगा कि नहीं। यही हमारा है पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस। तो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस, हार्वेस्टिंग करने के बाद कितनी उसकी जो सर्वाइवल पीरियड कितना है, कितने दिन तक हम उसका यूज़ करते हैं, जितना ज़्यादा रहेगा वो हमारे लिए उतना अच्छा रहेगा। तो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, जेनेटिक प्लांट में कुछ ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस किया जो उसके राइपनिंग की स्पीड को कम कर दिए। जैसे अभी देखिए मार्केट में जो टमाटर मिलता है, वो टमाटर एक दिन लाइए 10 दिन तक आप छोड़ दिए, इवन बिना फ्रिज का रखिए तो भी वो ख़राब नहीं होता। क्यों? उसके क्योंकि उसके अपर लेयर को थिक किया गया, उसके क्योंकि जिससे वाटर का लॉस उसका ना हो सके, और दूसरा उसके राइपनिंग की स्पीड को कम कर दी गई। कुछ ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस किया गया जो जो राइपनिंग करने वाले जीन थे उसको वो कंट्रोल कर दिया, या उसके राइपनिंग की स्पीड को घटा दिया, जिससे क्या हुआ कि जो टमाटो है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ गई। तो हमारा पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस को बचाने का एक तरीका ये था। दूसरा, हमारे सॉइल में जो मिनरल्स हैं उसका प्लांट एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। जैसे मान लेते हैं कुछ प्लांट है, जैसे खेतों में लगाने के बाद सॉइल के मिनरल को इतना तेज़ी से एब्जॉर्ब करते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि सॉइल का मिनरल्स तो ख़त्म हो जाता है, और जो यूज़ कर रहे हैं वो जितना जो यूज़ कर उसके अलावा जो बच जा रहा है वो वेस्ट हो जा रहा है। तो उससे क्या, और जो हमारे सॉइल की मिनरल्स कुछ जल्दी ही ख़त्म हो जाती है, और जो सॉइल होती है वो यूज़लेस हो जाती है। तो हम प्लांट ऐसा बनाएं जितनी ज़रूरत है उतना ही वो सॉइल से मिनरल को एब्जॉर्ब करे, जिससे सॉइल में मिनरल्स बना ही रहे, और लंबे समय तक सॉइल में मिनरल रहेगा, तो उसकी हमारे खेत की जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बढ़ती जाएगी। उसके बाद करना क्या है, ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमको बढ़ना है कि न्यूट्रिएंट्स, हमको जो क्रॉप बना रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बढ़ाना है, न्यूट्रिएंट इनरिच प्लांट बनाना है। जैसे हम चावल खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, मक्के खाते हैं, अगर इनके न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा दिया जाए, स्पेशली हम चावल का एग्जांपल है क्योंकि चावल में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। अगर हम सिर्फ चावल खा रहे हैं तो हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, लेकिन अगर इसमें कुछ ऐसा जीन में मॉडिफाई कर दें, इसके जीन में कि चावल में कोई विटामिन से मिलने लगे, तो हमें क्या हो, हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ गई। तो वैसे ही एक स्पेशल राइस बनाया गया जिसको बोलते हैं विटामिन ए इनरिच राइस, इसका नाम दिया गया गोल्डन राइस। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नीट में 3-4 बार आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार तो 2-2 बार साल लगातार आया हुआ है। पता नहीं क्यों पूछा जाए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गोल्डन राइस किसको बोलते हैं, तो गोल्डन राइस विटामिन ए इनरिच राइस को बोलते हैं। या गोल्डन राइस विटामिन किसको बोलते हैं, तो विटामिन ए को बोलते हैं गोल्डन राइस विटामिन। क्यों क्यों कहते हैं ये भी समझ लीजिएगा। ये राइस जब बनाया गया था तो बैक्टीरिया से इस जीन को निकाल के राइस में डाला गया था। तो जब ये राइस बना था तो राइस के ऊपर विटामिन कुछ ऐसे बीटा कैरोटीन की लेयर आ गई थी, और जिसके कारण कि राइस का कलर थोड़ा सा येलोइश गोल्डन टाइप का हो गया था। तो देखने में ये राइस गोल्डन कलर का दिखता है, लेकिन जब इसको हम लोग खाते हैं तो हमको विटामिन ए प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा गोल्डन राइस या विटामिन ए इनरिच्ड राइस। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि genetically modified GM is used to create tailor-made plant to supply alternative resources, starches, fuels, pharmaceutical etc. जिसे टेलर मेड प्लांट को बोलते हैं। जैसे टेलर मेड प्लांट का मतलब पहले समझ लीजिएगा, ऐसा प्लांट जिसमें हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाले हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग डीएनए को कट करके जोड़ के फिर नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए, फिर प्लांट में इंट्रोड्यूस किए, फिर उससे नया ऑर्गेनिज्म बना दिए। तो अब समझिएगा कि टेलर का काम क्या होता है, टेलर का काम होता है कपड़े कट करना, फिर जोड़ना, जोड़ के नया बना देना। तो वैसे ही हम लोग डीएनए को भी तो कर रहे हैं, डीएनए को कट कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए को जोड़ रहे हैं, जोड़ के हम बना दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या टेलर मेड प्लांट नहीं हो गया। तो टेलर मेड प्लांट जो है ये है हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। इससे क्या करते हैं हम, फ्यूल्स, स्टार्चेस, फ्यूल्स और फार्मास्यूटिकल्स में इसका यूज़ करते हैं। जैसे समझिएगा, आप लोगों ने जेट्रोपा का नाम सुना होगा जिसे बायोडीजल बोलते हैं। तो बायोडीजल वह बनाने के लिए वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाया गया कि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस हैं जिससे कि हम लोग क्या कर सके, उससे फ्यूल बना सके, वो हम यूज़ कर सकें। जैसे कोई प्लांट है, हम उसमें स्टार्च का अमाउंट, जैसे हम स्टार्च का अमाउंट इतना बढ़ा दें कि उसके जो फ्रूट बन रहा है, सीड बन रहा है, उसमें स्टार्च का अमाउंट इतना ज़्यादा हो जाए वो स्टार्च को हम एज ए फ्यूल कहीं यूज़ कर सकें, या फिर स्टार्च का और कोई यूज़ जो है वो वहाँ पे कर सकें। और एक फार्मास्यूटिकल यूज़ में समझिएगा, जैसे एक हिपैरिन होता है,
हिपैरिन एंटी ब्लड कोआगुलेंट होता है। उसको बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक प्लांट और बैक्टीरिया दोनों से उसके जीन को निकाल के, जो हमारा मस्टर्ड का प्लांट था उसके अंदर उस जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया। जब मस्टर्ड के प्लांट में उसके जीन को इंट्रोड्यूस किया तो मस्टर्ड ग्रो किया। मस्टर्ड ग्रो करने के बाद उसका जो सीड बन रहा है, सीड के ऑयल में ही पैरिन प्रेजेंट है। तो सीड प्लांट ग्रो किया, सीड का फॉर्मेशन किया, सीड फॉर्मेशन हुआ, सीड से ऑयल निकालते थे और ऑयल से अब हिपैरिन को अलग कर लेते थे। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाने में हम लोग इसका ऐसा यूज़ करते थे। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिससे कि हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का यूज़ कर पा रहे हैं, एप्लीकेशन कर पा रहे हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। एग्रीकल्चर में क्या क्या यूज़ है, स्टेटमेंट आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप ध्यान रखिएगा। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्या होते हैं? पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट वो होते हैं जो कि प्लांट को के ऊपर कुछ स्पेसिफिक पेस्ट के अटैक को रोक देते हैं, या उन पे वो इंसेक्ट अटैक ही नहीं करते हैं ड्यू टू सर्टेन मॉडिफिकेशन। वो मॉडिफिकेशन क्या है, आइए उसको समझते हैं। तो पहला अगर हम बात करें यहाँ मॉडिफिकेशन की, तो यहाँ पे देखिए ये जो प्लांट है हम लोगों ने पहली बार तैयार किया था उसको बोले थे हम लोग बीटी प्लांट। बीटी प्लांट आप लोग सुने होंगे, बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, बीटी टोमेटो है, ये डिफरेंट हमारे प्लांट थे। इसमें क्या हुआ था, ये वो प्लांट है जिसमें कि हम लोग बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया है उसके जीन को हम लोग डाले थे, और डालने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको जीन को मॉडिफाई करके नया प्लांट बनाए थे जिसको बीटी प्लांट बोला गया। ठीक है। तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये एज ए बायोपेस्टिसाइड की तरह काम करता है। मतलब बायोलॉजिकल फॉर्म में पेस्टिसाइड है उसको, मतलब जिससे कि इंसेक्ट से उस क्रॉप को बचाता है। ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे पहला है, इसका काम, इससे क्या फ़ायदा हमें होगा, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट से हमें फ़ायदा क्या होगा? इससे हमारा जो इंसेक्टिसाइड है उस पर डिपेंडेंसी घट जाएगी। उस पर डिपेंडेंसी घट जाएगी तो हमारा फ़ायदा है, ना पेस्टिसाइड खरीदना पड़ेगा, ना पेस्टिसाइड को प्लांट क्रॉप में डालने का एफर्ट करना पड़ेगा। उससे बाद हमको इसको फ़ायदा क्या होगा कि हमारे जो डिफरेंट जिस जिस इंसेक्ट से हम बचना चाहते हैं उस इंसेक्ट से बच जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे खेत में हमने कोई प्लांट लगाया है, क्रॉप लगाया, मान लीजिए गेहूं का क्रॉप लगाया है, व्हीट का क्रॉप है। उस व्हीट क्रॉप में हम चाहते हैं कि बटरफ्लाई आए और बीज आए, लेकिन ग्रास हॉपर ना आए। तो हम उसके जीन में मॉडिफिकेशन ऐसा किए हैं कि ग्रास हॉपर ही उस पर आएगा तो उसको नुकसान होगा, इवन ये बटरफ्लाई और बीज को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट होते हैं वो इंसेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। तो हम लोग जिस जिस को चाहें उसी को कंट्रोल कर सकते हैं, सबको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर अपने खेत में अगर कोई इंसेक्टिसाइड हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारे साथ जो यूज़फुल इंसेक्ट हैं वो तो जाएंगे, हार्मफुल तो जाएंगे, साथ साथ यूज़फुल इंसेक्ट भी खत्म होंगे, तो नुकसान इसमें हमारा भी होगा। इसीलिए हमारे लिए जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है वो हमारे लिए बड़े फ़ायदे के हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। इसमें एग्जांपल हमारा बीटी कॉटन, अभी लोगों ने बात किया, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, ब्रिंजल, ये सारे हैं। तो ध्यान रखेंगे ये नाम, क्योंकि एक बार नीट में आपके ऐसे ही क्वेश्चन आ गया था, विच आर द फॉलोइंग इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है। तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में पहले हम लोग को पढ़ना है बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन को बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक पहले आप लोग इसको रिवाइज कीजिए प्रॉपर, और रिवाइज करके ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि चीज़ों को अगर प्रॉपरली नहीं समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। लेकिन चैप्टर आसान है बच्चों, ध्यान से बस इसको पढ़ते रहिए। ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।